तो इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल से मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल में। और कैलकुलेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी क्लॉक साइकिल्स एक इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट होने में लग रही है। तो जब भी कोई ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म होता है, तो यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं, एक फेच और दूसरा एग्जीक्यूट। एक तीसरा भी स्टेप होता है, उसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो मेनली ये दो स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसको फेच किया जाता है फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलवेज क्या होगा, जैसे कि हमें मूव ए कॉमा बी करना है तो हमें मूव करना है, लेकिन ये जो मूव करना है ये इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में ये प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम स्टोर होगा और वहाँ से हमें उसको कॉल करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक इंस्ट्रक्शन कॉल होती है, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड रहता है। तो वहाँ से प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लेकर के उस एड्रेस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फेच किया जाता है, और जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है फिर एग्जीक्यूशन होता है। और ये एग्जीक्यूशन जो है वो दो स्टेप्स में होता है। मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि उस इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है वाइल डिकोडिंग। आफ्टर दैट फिर डिकोडिंग होने के बाद फिर एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को दी गई है। तो इस तरह से जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए फेच साइकिल एंड एन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो इस तरह से इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट होती है। मीन्स एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। तो दो ऑपरेशंस हो गए, एक हमने आपको बताया फैच ऑपरेशन और एक बताया हमने आपको एग्जीक्यूशन ऑपरेशन। दोनों ऑपरेशंस के बारे में आपको पता है। तो फैच ऑपरेशन में क्या है कि प्रोग्राम काउंटर के पास मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है नेक्स्ट, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। तो मेमोरी उस पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा को माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरह से फैचिंग वाला प्रोग्राम या फैचिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब भी हम फैचिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, तो हम जैसे आउटपुट फैच कर रहे हैं तो इट रिक्वायर्स 3 क्लॉक साइकिल्स जनरली। और इन केस अगर कोई स्लो मेमोरी कनेक्टेड है तो इट विल टेक मोर टाइम। और अब ये मोर टाइम का मतलब है कि कितनी और क्लॉक साइकिल्स लगेंगी, ये डिपेंड करेगा कि मेमोरी कितना स्लो है। तो तब तक फिर सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो जो क्लॉक साइकिल है फॉर विच सीपीयू वेट्स, उसको कहा जाता है वेट साइकिल। जैसे 3 साइकिल्स में हमने कह दिया कि 3 साइकिल लगते हैं फैचिंग ऑपरेशन में, बट इन केस मेमोरी स्लो है, वो ज़्यादा टाइम लग रही है, तो इन दैट केस माइक्रो प्रोसेसर जो है वो वेट स्टेट में जाता है, वेट करता है, और जितने टाइम के लिए वेट करता है उसे वेट साइकिल कहते हैं, और वो साइकिल्स भी इसमें ऐड हो जाती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज भी कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया एग्जीक्यूट ऑपरेशन। तो एग्जीक्यूट में हमने आपको बताया है कि डिकोडिंग होती है एंड आफ्टर डिकोडिंग एग्जीक्यूशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट ये टास्क परफॉर्म होता है। आप क्लॉक साइकिल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है जिसमें कि आपको सबसे पहले ये फेच साइकिल शो की गई है, एंड फेच साइकिल इज टेकिंग 3 क्लॉक पल्सेज। एक क्लॉक पल्स हमारी ये यहाँ पे कंप्लीट हुई,
उसके बाद फिर सेकंड स्टार्ट हुई, फिर थर्ड। तो इस तरह से 3 क्लॉक साइकिल्स लगी हमें फेच में, और उसके बाद 2 क्लॉक साइकिल लगी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन की जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं ये डिपेंड करती हैं कि एग्जीक्यूशन में क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। अगर कुछ रीड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इंक्रीज कर जाएंगी एग्जीक्यूट साइकिल में। तो इट प्योरली डिपेंड्स कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी लग रही हैं, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर फेच साइकिल को शो किया गया है कि 3 क्लॉक साइकिल्स हैं, तो तीनों क्लॉक साइकिल्स में क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो पहली क्लॉक साइकिल में काम क्या होगा, ये जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में, इस क्लॉक साइकिल में जो प्रोग्राम काउंटर के पास में डेटा स्टोर्ड है, यानी एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन स्टोर है, वो एड्रेस मेमोरी को सेंड किया जाता है। इसके बाद में फिर मेमोरी उस पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा को, या जैसे ऑप कोड को फेच कर रहे हैं तो ऑप कोड हो गया, उसको फिर मेमोरी रिट्रीव करती है एंड देन ट्रांसफ़र टू माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरह से ये 3 क्लॉक साइकिल्स में फेच ऑपरेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है जो जिसे कि मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल या स्टेट एंड स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया कि एक क्लॉक साइकिल मतलब कितनी क्लॉक साइकिल्स लग रही हैं, कितनी स्टेट्स हैं। और जब हम मशीन साइकिल की बात कर रहे हैं तो जैसे कि जो भी रीड राइट इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं वाया मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इट रिक्वायर्स मशीन साइकिल। और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में सेवरल मशीन साइकिल्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं मशीन साइकिल्स की। तो जैसे कि हम मशीन साइकिल की बात कर रहे हैं और कोई भी एक बेसिक ऑपरेशन ले लेते हैं, या ऑपकोड फेच हो, या मेमोरी रीड हो, या मेमोरी राइट हो, या आईओ रीड आईओ राइट, कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो आपका एक मशीन साइकिल उसमें हो जाएगी। तो एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल मशीन साइकिल्स। जब भी हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करेंगे तो मोर देन वन मशीन साइकिल्स इसमें होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। एंड ऑलवेज जो फर्स्ट मशीन साइकिल होगी वो क्या होगी, वो फैच की होगी। मीन्स उसमें ऑपकोड फैच हो रहा होगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट मशीन साइकिल है, यानी जो ऑपकोड फैच का काम हो रहा है इसको हम पहली मशीन साइकिल बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सिंगल बाइट, जैसे कि अगर हम सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने इससे पहले स्टडी किया था, तो दे रिक्वायर ओनली वन मशीन साइकिल। एक मशीन साइकिल लगेगी किसमें, ऑपकोड फैचिंग में, और उसके बाद फिर एक एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से दो मशीन साइकिल्स में ही, वन बाइट इंस्ट्रक्शन है तो दो मशीन साइकिल्स में ही ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जैसे हम 2 और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें और ज़्यादा मशीन साइकिल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया गया है MVI आर कॉमा डेटा, और उसका यहाँ पर उसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ पर शो की गई है। तो जब इस इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इट हैज़ 2 मशीन साइकिल्स। पहला काम क्या है, फैचिंग ऑफ कोड, और सेकंड क्या है फिर, रीडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी, और फिर थर्ड पार्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट के लिए तो यहाँ पर 3 क्लॉक साइकिल्स का टाइम लग रहा है। बट जब ऑपकोड फेचिंग की बात कर रहे हैं तो ऑपकोड फेच में यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 क्लॉक साइकिल्स का टाइम लग रहा है। ये पर्टिकुलरली MVI आर कॉमा डेटा का टाइमिंग डायग्राम है। और ये कंप्लीट जब दो ये मेमोरी मशीन साइकिल्स को कंबाइन कर देते हैं तो इट कंप्लीट्स वन इंस्ट्रक्शन साइकिल। वन इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन राइट की गई है तो उस इंस्ट्रक्शन को उसके फैचिंग से लेकर के उसके एग्जीक्यूशन तक, जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है तब तक में कितना टाइम लग रहा है। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है इंटेल 8085 के इंस्ट्रक्शंस।
यस सर। हाँ जी रवि बताइए। सर वो जो अभी आप दिखा रहे थे मशीन साइकिल में जो था सर, वो बिल्कुल सर, उसमें जो टाइम ब्लॉक था सर, वो T1 T2 टाइम ब्लॉक है सर, ये T1 T2 सर एग्जैक्टली सर क्या है, मतलब बेसिकली ब्लॉक ये का T1 मतलब क्या T2 है? हाँ, क्लॉक तो हमने बहुत पहले ही बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको एक क्लॉक सिग्नल दिया जाता है और इसी क्लॉक सिग्नल से ये पता चलता है कि वो उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है। ओके ये सर, फ्रीक्वेंसी ओके सर। होती है, जैसे कोई भी सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है तो ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी गई, सिग्नल प्रोवाइड कर दिया गया। अब इसी सिग्नल के बेसिस पे हम ये काउंट करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो क्लॉक साइकिल तो हमें पता है कि हमने एक्सटर्नली जनरेट करके प्रोवाइड कर दी, जैसे कि इस माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट है। यस ठीक सर। है। अब 3 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि अ, हमने जो सेकंड्स बताए थे 320 नैनो सेकंड्स लग रहे हैं एक साइकिल में। मतलब कि हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो एक साइकिल है इसका मतलब है कि 320 नैनो सेकंड का टाइम हो गया। अब अगर 4 क्लॉक साइकिल्स लग रही हैं तो 320 मल्टीप्लाइड बाई 4 आप यस करेंगे तो सर। इतना टाइम लगेगा ऑपकोड फेच करने में। और इसमें ये 3 और ऐड कर देंगे यानी टोटल 7। तो जब आप 320 को यस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट टाइम कि एम वी आई आर कॉमा डेटा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये डायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि किसी भी प्रोसेसर का स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कितना टाइम उसको लग रहा है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। अब हमने कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम लिख दिया, एक मान लीजिए 10 से 20 लाइन का, और हमें पता है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी गई हैं। उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये भी पता है कि कितनी उसको साइकिल्स लग रही हैं कंप्लीट करने में एक इंस्ट्रक्शन को। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि एक प्रोग्राम हमने लिख दिया है तो उस प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगेगा। अलग अलग प्रोसेसर्स के लिए ये अलग अलग होता है और इसी से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा प्रोसेसर कितना स्पीडली वर्क कर रहा है। समझ रहे हैं रवि? रवि, तो T1 T2 ये काउंटिंग कर रहे हैं क्लॉक पल्सेस की कि 4 क्लॉक पल्सेस लग गई ऑपकोड फेच में फर्स्ट मशीन साइकिल में, और सेकंड मशीन साइकिल में 3 क्लॉक पल्सेस लग गई उसको रीड एंड एग्जीक्यूट करने में। तो इस तरह से टोटल 7 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है एम वी आई आर कामा डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। और 7 को आप अगर जैसे इसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमें पता है, इसका क्लॉक का एक क्लॉक का ड्यूरेशन पता है, तो आप मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम इस एक क्लॉक पल्स का टाइम होगा और उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। ओके सर। अब बात कर लेते हैं 8085 की इंस्ट्रक्शंस की। और भी किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। तो इंटेल 8085 में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं इंस्ट्रक्शंस के। जैसे कि पहला ग्रुप तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। मतलब कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रही हैं डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करने के लिए, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को इस एक कैटेगरी में डाला गया है और इस कैटेगरी को कहा गया है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। ऐसे ही आगे कुछ और सेवरल ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक अर्थमेटिक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि जितनी भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो इस तरह के ऑपरेशंस फिर अर्थमेटिक में है। फिर लॉजिकल भी हैं। इस तरह से जो है जो जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें डिस्कस कर लेंगे जो जो इंस्ट्रक्शंस किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में आएंगी। बट अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करी जाए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे कि हम यूनिट 4 में जब प्रोग्रामिंग भी करेंगे
प्रोग्राम स्टडी करेंगे तो उसमें भी मोस्टली जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी वो आपको यहाँ पर रिटर्न है। ये इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर लिखी हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं तब तो फिर सारी इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट होती हैं, बट एक इनिशियल लेवल पर जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं वो यही इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं। तो अब हम डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप की बात करते हैं। इसमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है MOV R1, R2। तो ये इंस्ट्रक्शन तो हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बट इसको किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे या किस तरह से लिखेंगे, बिकॉज सॉरी, एग्ज़ाम्स में भी कभी कभी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इंस्ट्रक्शन कोई दे दी गई, जैसे यही दे दी गई MOV A, B, और पूछ लिया गया कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो आपको उस टास्क को 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो MOV R1, R2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो डेटा मूव हो रहा है वो R2 से R1 में मूव हो रहा है। हमेशा यही डायरेक्शन मूवमेंट की रहती है। आगे वाली भी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसमें भी हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। और ये शो की गई है R2 से R1 में डेटा जा रहा है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स यानी नंबर ऑफ जो क्लॉक साइकिल्स हैं वो कितनी लग रही हैं, 4। थोड़ा होल्ड करिएगा स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 4। फ्लैग्स कोई भी अफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जो मूव ऑपरेशन होता है उसमें कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते हैं। फ्लैग्स हमेशा तभी अफेक्ट होंगे जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और कोई रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट के बेसिस पर। ऐसे ही एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, ये रजिस्टर एड्रेसिंग है, मशीन साइकिल सिर्फ एक। और जब हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो क्या है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 इज मूव्ड टू रजिस्टर R1। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे MOV A, B। तो A, B का मतलब क्या है कि जो भी B में कंटेंट है उन कंटेंट्स को A में मूव कर दिया गया है। A क्या है, एक्यूमुलेटर है। ऐसे ही मूव B, A लिखेंगे तो इट मीन्स कि एक्यूमुलेटर यानी A रजिस्टर के कंटेंट को रजिस्टर B में मूव कर दिया गया। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है MOV R, M। MOV R, M का मतलब क्या है कि मेमोरी लोकेशन से इस रजिस्टर में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर क्योंकि मेमोरी लोकेशन का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेमोरी में किस लोकेशन से, मतलब कि उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो जब भी इस रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र होगा तो डेटा कौन सा ट्रांसफ़र होगा, वो डेटा ट्रांसफ़र होगा जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर है। इस एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमें इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है मूव B, M, यानी मेमोरी से डेटा को B में ट्रांसफ़र करना है, तो हमें इससे पहले HL रजिस्टर पेयर में किसी एड्रेस को स्टोर करना होगा। HL रजिस्टर पेयर अगर एम्प्टी है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो we need to load HL register pair by some data which is representing the address of memory location। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में क्या किया, LXI H, 2000H। तो इस तरह से HL रजिस्टर पेयर में ये एड्रेस स्टोर हो गया 2000H, ये डेटा स्टोर हो गया HL पेयर में। अब जब हम M लेटर यूज करेंगे कहीं पर भी, तो दिस M लेटर इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन विच इज स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेयर। तो अब इस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा होगा उसको ये इस B में मूव कर देगा डेटा।
हॉल्ट मीन्स एंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसी का जस्ट रिवर्स है, MOV M, R, मतलब जो इस रजिस्टर में डेटा है, इस रजिस्टर के डेटा को हम मेमोरी में स्टोर करेंगे, लेकिन मेमोरी में किस लोकेशन में स्टोर करेंगे? उस लोकेशन में स्टोर करेंगे जिस का एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है। क्लॉक साइकिल्स 7 लग रही हैं, फ्लैग्स यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं होंगे, रजिस्टर इनडायरेक्ट, क्योंकि रजिस्टर से इनडायरेक्टली डेटा को मेमोरी में मूव किया जा रहा है। ऐसे ही MVI R, डेटा है। MVI R, डेटा में क्या है? यहाँ पर एक इमीडिएट डेटा गिवन होगा 8 बिट का, और उस डेटा को हमें कहाँ मूव करना है? किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में। तो डेटा इज डायरेक्टली मूव टू R। तो इमीडिएट डेटा गिवन है, इसीलिए एड्रेसिंग इमीडिएट हो गई। फ्लैग्स यहाँ पर भी कोई नहीं इन्वॉल्व होंगे, स्टेट 7 यूज होंगी। ऐसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI M, डेटा। MVI M, डेटा का मतलब क्या हो गया कि डेटा को हमें मेमोरी लोकेशन में मूव करना है। तो ये इमीडिएट डेटा गिवन है, मेमोरी लोकेशन में मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन होगी। अब मेमोरी लोकेशन में किस प्लेस पर डेटा जाएगा? अगेन सेम चीज़ की HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस पे ये डेटा स्टोर होगा जाकर। तो जब भी हम M अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं कहीं टू रिप्रेजेंटिंग मेमोरी, तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द data of memory location whose address is stored in HL register pair. अगेन एग्जाम्पल गिवन है, अगर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हमें HL पेयर को एम्प्टी नहीं रखना है, सबसे पहले उसमें कोई डेटा स्टोर करना पड़ेगा, और जो भी डेटा हम HL में स्टोर कर रहे हैं वो उस एड्रेस को डिनोट करेगा जिस एड्रेस में हमें इस डेटा को मूव करना होगा। तो मूव 08 टू द मेमोरी लोकेशन 2400H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LXI RP और कॉमा करके दिया है डेटा ऑफ 16 बिट। LXI मीन्स कि हमें यहाँ पर अब क्या करना है कि लोड करना है RP का मतलब रजिस्टर पेयर को, और विद इमीडिएट 16 बिट ऑफ डेटा। तो अगेन एड्रेसिंग इमीडिएट हो गई, इमीडिएट डेटा गिवन है 16 बिट का, ये गिवन है डेटा, और इस 16 बिट के डेटा को हमें किस में स्टोर करना है? रजिस्टर पेयर। तो एक एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए लिखा है LXI H, 2500H। अब ये 16 बिट का डेटा है, और इस इंस्ट्रक्शन में जब भी हम LXI का मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है तो वो रजिस्टर पेयर को डिनोट कर रही है। जैसे कि अगर हम H यूज़ कर रहे हैं तो H का मतलब HL रजिस्टर पेयर हो गया, और ये 16 बिट का डेटा अपने आप इसमें स्टोर हो जाएगा जाकर के HL रजिस्टर पेयर में। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम H की जगह D लिख देंगे तो इट मीन्स DE रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं, अगर B लिख देंगे तो BC रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, जो मेन रजिस्टर है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है, सेकंड वाला बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि हाँ 16 बिट का डेटा है, तो वो कंबाइंडली दोनों रजिस्टर को कंबाइन करके हम स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डेटा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है LDA स्पेस ADDR। इसका मतलब क्या है? लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर में डेटा को लोड कर रहे हैं, लेकिन डेटा कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, मेमोरी एड्रेस को, और उस मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा रिटर्न होगा वो डेटा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा।
इसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है STAADDR। ये प्रीवियस जो हम लोगों ने अभी पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें हम एक्यूमुलेटर में डेटा को लोड कर रहे थे मेमोरी से, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे जिसका एड्रेस यहाँ पर गिवन है। तो जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है वो डेटा हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन में, whose address is given in this instruction। तो इसीलिए ये दोनों जो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने पढ़ी ये डायरेक्ट एड्रेसिंग में आती हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LHLD, लोड HL पेयर डायरेक्ट। यहाँ पर एक डायरेक्ट एड्रेस गिवन होगा और हमें HL पेयर में डायरेक्ट डेटा को लोड करना है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से थोड़ा सा, ये जो यहाँ पर फॉर्मुलेट किया गया है इससे थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पर लोडिंग होगी। क्योंकि एड्रेस गिवन है तो इट मीन्स कि मेमोरी लोकेशन का डेटा आएगा। जैसे कि हमारे पास में एक ही मेमोरी लोकेशन हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर सेवरल लोकेशंस इन मेमोरी। अब लेट अस सी कि ये लेट अस अज्यूम कि ये एड्रेस यहाँ पर गिवन है, जैसे कि 2500H। तो ये एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर जो डेटा स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, 8 बिट का ही तो डेटा स्टोर्ड होगा। और 8 बिट के डेटा को हम HL पेयर में कैसे स्टोर करेंगे, HL पेयर तो 16 बिट का हो गया, क्योंकि जब पेयर की बात कर रहे हैं तो 8 + 8 16 बिट। तो इन दिस केस क्या होता है कि जो डेटा मूव हो रहा है, तो जो एड्रेस यहाँ पर गिवन है, लाइक जो ये डेटा है, ये डेटा किस में मूव हो जाएगा, L में मूव हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वाला होगा उसको H में मूव कर देंगे। मीन्स हम यहाँ पर एड्रेस तो एक ही लिख रहे हैं लेकिन मूव कर रहे हैं दो डेटास को। जो एड्रेस यहाँ पर रिटर्न है वो L में स्टोर हो गया और एड्रेस +1 किया गया और उस डेटा को H में स्टोर कर दिया गया। तो कॉल दो डेटा को किया गया लेकिन एड्रेस सिर्फ एक यूज़ कर रहे हैं। ये इस इंस्ट्रक्शन की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम HL पेयर को डायरेक्टली लोड करते हैं। अटेंडेंस चैट बॉक्स में ही दे दीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा इसमें, तो हम इस डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को अभी आज कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो अटेंडेंस कॉल करके नहीं लेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में दे दीजिए अटेंडेंस। सर नहीं सर। हाँ राहुल, क्या कह रहे हैं? सर मैंने एक बार स्टेटमेंट दे दिया, दोबारा मत करो सर। दे दीजिए, दोबारा दे दीजिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है फिर हमारे पास में ये SHLD स्पेस एड्रेस, जस्ट इसकी रिवर्स है। यहाँ पर हमने क्या किया था, HL पेयर में डेटा को लोड किया था फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। अब क्या करेंगे, जो HL पेयर में डेटा है उसको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो अगेन सेम चीज़ होगी कि जो एड्रेस यहाँ पर रिटर्न होगा इस एड्रेस लोकेशन पर L का डेटा स्टोर हो जाएगा और H का डेटा उसके जस्ट नेक्स्ट लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से H और L दोनों ही रजिस्टर्स के डेटा को हम मूव कर देंगे मेमोरी लोकेशंस में। एड्रेसिंग टाइप आपकी डायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं कि जो टास्क है 1 बाय 1 दो डेटास को मूव किया जा रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट है ये देखिए यहाँ पर 16 है, यानी 16 क्लॉक पल्सेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन का साइज बढ़ रहा है या इंस्ट्रक्शन का जो टास्क है वो आपका
हैवी है, वैसे वैसे ही जो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज करती जाती है। अगेन इसमें मतलब जितने भी हैं किसी में भी फ्लैग्स का कोई अफेक्ट, मतलब फ्लैग्स को कोई अफेक्ट नहीं करेंगी ये इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करते हैं, LDAX स्पेस RP, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डेटा को लोड किया जाएगा। अब देखिए एक्यूमुलेटर 8 बिट का हो गया, रजिस्टर पेयर 16 बिट का हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो रजिस्टर पेयर में डेटा स्टोर्ड है उसको एज अ एड्रेस ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर। तो एक्यूमुलेटर में वो डेटा आएगा जो डेटा इस रजिस्टर पेयर वाले एड्रेस लोकेशन पर मेमोरी में स्टोर्ड होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब भी डेटा की बात हो रही है तो सिंगल ब्रैकेट लगा हुआ है, और जब भी एड्रेस की बात हो रही है तो डबल ब्रैकेट यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर HL के डेटा को यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल ब्रैकेट है, और ऊपर जहाँ पर भी हमने HL को एज अ रजिस्टर यूज़ किया वहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज़ किया गया। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा कि ये भी इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं। तो LDAX RP में क्या होगा कि रजिस्टर पेयर उस एड्रेस, मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को डिनोट कर रहा है, और उस एड्रेस पे जो डेटा स्टोर्ड होगा उस डेटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये अब एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर तो यूज़ हो रहा है, रजिस्टर एड्रेसिंग यूज़ हो रही है, लेकिन जो डेटा मूवमेंट हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो एड्रेसिंग मोड हो गया ये हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। और इसको लिखते कैसे हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिया गया है LDAX स्पेस B। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो B का मतलब है कि BC रजिस्टर पेयर की बात की जा रही है। तो BC रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यूज़ हैं उस वो वैल्यूज़ क्या करनी है, मेमोरी के एड्रेस को डिनोट करनी है, और उस एड्रेस पे जो भी डेटा स्टोर है वो डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है STAX RP, स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। मतलब अब हमें एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करना है, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन का जस्ट रिवर्स यहाँ STAX RP में होगा। एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है उस डेटा को हमें मेमोरी लोकेशन में मूव करना है, और मेमोरी लोकेशन में जब हम मूव करेंगे तो हम उस एड्रेस पे मूव करेंगे जो एड्रेस इस रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट फिर है XCHG। XCHG का मतलब है कि एक्सचेंज कंटेंट्स ऑफ HL विद DE पेयर। तो यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट यूज़ होती है, जब हमें HL रजिस्टर पेयर और DE रजिस्टर पेयर के डेटा को आपस में एक्सचेंज करना होता है। HL का डेटा DE में चला जाएगा और DE का डेटा HL में चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। अगेन देखिए फ्लैग्स कोई इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये एड्रेसिंग रजिस्टर से रजिस्टर में हो रही है इसलिए रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई। क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट भी कम है, 4 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, और एक्सचेंज ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप की सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई, जो जो इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में 8085 में अवेलेबल है। इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो अर्थमेटिक ग्रुप होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी आप लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आई हो, किसी का वर्क नहीं समझ में आया हो तो अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए। कोई क्वेरी नहीं है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हो।
थैंक यू स्टूडेंट्स।